आज का टॉपिक है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। जब भी आप अपने थॉट, फैक्ट, इमोशन, आइडिया और इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ एक्सचेंज करोगे, शेयर करोगे, ट्रांसमिट करोगे या फिर पास करोगे या फिर इम्पार्ट करोगे, तो हम उसे कहेंगे कम्युनिकेशन। जैसे क्लासरूम पे टीचर इन्फॉर्मेशन को बताते हैं स्टूडेंट को, तो हम उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। एग्ज़ाम के टाइम पे आप आंसर पेपर पे आप अपने आंसर लिखते हो, फिर टीचर उस चीज़ को करेक्ट करके एक मार्क्स देते हैं, तो उसे भी हम कम्युनिकेशन ही कहेंगे, क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन था आप बता दे, फिर टीचर उस चीज़ को इवैल्यूएट करके एक मार्क बता दे, तो यहीं पे क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है। तो इस चीज़ को भी हम कम्युनिकेशन ही कहेंगे। मान लो आपको एक पेंटिंग दी गई, एक विलेज की पेंटिंग दी गई, तो आप उस पेंटिंग को देखोगे तो वहीं से भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला कि अच्छा गांव के लोग इस तरह से रहते हैं, गांव के घर इस तरह से रहते हैं। तो जहाँ जहाँ से भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है या फिर कहीं पे आप अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो, तो हम उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। ओके, आई होप कि कम्युनिकेशन का मतलब आपको ठीक से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, यहीं पे देखो, दो लड़की बात कर रहे हैं, यानी कम्युनिकेशन चल रहा है। तो एक लड़की पूछ रही है कि हाउ आर यू, तो सेकंड वाली जो लड़की है वो बोली है कि आई एम नॉट गेटिंग यू, व्हाट आर यू सेइंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। तो सेकंड वाली लड़की को क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके साइड पे, यानी इस लड़की के साइड पे दो बड़े बड़े लाउड स्पीकर हैं, जिसके वजह से इतना शोर शराबा है कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। यहीं पे देखो नॉइज लिखा हुआ है। तो यहीं पे जो नॉइज है, नॉइज का मतलब होता है जो डिस्टर्ब पैदा करता है, जिसके वजह से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है, अगर सामने से कोई बोल रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है, आप उसका ठीक जवाब भी दे पा रहे हो, तो हम उसे कहते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। पर यहीं पे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन पूछ रही है पर इसको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो यहीं पे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। और वो किस चीज़ के लिए नहीं हो पा रहा है, इस लाउड स्पीकर की वजह से, इस नॉइज़ के कारण इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। तो यहीं पे जो लाउड स्पीकर है ये एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, जिसके वजह से ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। तो यहीं पे ये जो लाउड स्पीकर हैं, इनको हम क्या कहेंगे, दिस आर द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि इन्हीं के वजह से ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट को देखेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या क्या बैरियर है, बहुत सारे टाइप ऑफ बैरियर है। बैरियर का मतलब क्या है, अ बैरियर टू कम्युनिकेशन इज एन ऑब्स्टिकल इन अ वर्क प्लेस दैट प्रिवेंट इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडिया और थॉट। बैरियर का मतलब है वो सारे ऑब्स्टिकल जिसके वजह से इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडिया और थॉट्स नहीं हो पाते हैं। कहने का मतलब है इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाते हैं। ओके, ठीक से बातचीत नहीं हो पाती है, तो उन सारे ऑब्स्टिकल को हम कहते हैं बैरियर। तो आपके बुक पे कुछ 5 बैरियर को अच्छे से डिस्कस किया गया है, फिजिकल, लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल, बैकग्राउंड एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इन सारे को हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल बैरियर को। ओके, फिजिकल बैरियर पे भी कुछ पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब है कहाँ पे आपका कम्युनिकेशन हुआ है। ओके, कहाँ पे मतलब वो कम्युनिकेशन हुआ है, वेयर द कम्युनिकेशन इज टेकिंग प्लेस हैज़ एन इफेक्ट। मतलब वो जो एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट पे आप बात किए, उस एनवायरनमेंट का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आप कहाँ पे बात किए, क्लासरूम पे बात किए, किसी मेले पे बात किए या फिर घर पे बात किए, वो एनवायरनमेंट भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मान लो आप किसी के साथ बात किए और उस एनवायरनमेंट पे बहुत गर्मी पड़ रही है, तो देखो बहुत गर्मी पड़ रही होगी, तो आप कुछ बोल रहे होगे पर सामने वाले के दिमाग में थोड़ा चिड़चिड़ाहट रहेगी उस गर्मी के कारण, तो वो समझ नहीं पाएगा आपकी बात को। तो एनवायरनमेंट का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ओके, नेक्स्ट है नॉइज। तो नॉइज कुछ भी हो सकता है। नॉइज को हम कहते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस दैट डिसरप्ट कम्युनिकेशन विच रिजल्ट्स इन लैक ऑफ क्लैरिटी। नॉइज का मतलब है वो कोई भी डिस्टर्बेंसेस हो सकता है जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होने देता है। नॉइज के अंडर कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला पॉइंट है रिटन नॉइज। अगर आप बहुत ही गंदे हैंड राइटिंग से अगर कुछ लिखोगे तो सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ओके, रिटन भी एक नॉइज रहता है अगर आप गंदे हैंड राइटिंग से लिखोगे। इसीलिए एग्जाम पे कहा जाता है कि आप अपना पहले हैंड राइटिंग को सुधारो, क्योंकि हैंड राइटिंग अगर अच्छे से लिखोगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहेगा। तो आपके टीचर भी आप जो भी लिखे रहोगे वो समझ आएगा उनको, और आपका मार्क्स भी ठीक ठाक आएगा। सेकंड है फिजिकल नॉइज। फिजिकल नॉइज का मतलब है
कि आप जहाँ पे बात कर रहे हो साइड पे क्या नॉइज है। जैसे आपको मैं एक इमेज दिखाई थी कि साइड पे लाउड स्पीकर था जिसकी वजह से उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा था। तो अगर आप अपने घर पे बात कर रहे हो और आपके घर के साइड पे आपके नेबरहुड पे किसी का घर मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहीं पे भी बहुत आवाज़ आता है। तो कंस्ट्रक्शन के उस साउंड के कारण आप घर पे जो भी बात करोगे वो ठीक से समझ में आपको नहीं आएगा। तो फिजिकल भी एक बैरियर है। अगर आपके घर के साइड पे कोई सिनेमा का हॉल है, शादी बारात जा रही है, तो उस टाइम भी आपको समझ में नहीं आता है कि कौन क्या बोल रहा है। ओके, सो फिजिकल नॉइज भी एक है। देन थर्ड है सेमेंटिक नॉइज। सेमेंटिक नॉइज का मतलब है सपोज आप कुछ बोले, कभी कभार ऐसा होता है कि आप कुछ बोल रहे होगे पर सामने वाला जो होगा यानी जो रिसीवर होगा वो दूसरी तरफ से मतलब एक अलग टाइप से उस चीज़ को इंटरप्रेट कर लेता है, यानी वो गलत समझ लेता है। मतलब आप ठीक बोल रहे होगे पर सामने वाला उस चीज़ को गलत समझ लेता है। आप कुछ कहते रहते हो पर सामने वाला और कुछ समझ लेता है। तो इसको हम कहते हैं सेमेंटिक नॉइज, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द सर्टन वर्ड्स। नेक्स्ट है सिंटैक्टिकल नॉइज। ओके, सिंटैक्टिकल नॉइज का मतलब है अगर आप कुछ बोल रहे हो और उसमें बहुत सारे अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो तभी भी रिसीवर को कुछ समझ में नहीं आता है। ओके, जैसे आप कुछ बोल रहे हो इंग्लिश पे, प्रेजेंट टेंस का बात कर रहे हो पर सारा फ्यूचर टेंस का आई विल ऐसे ऐसे वर्ड लगाते जा रहे हो, तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि आप प्रेजेंट का बात कर रहे हो या फिर फ्यूचर का बात कर रहे हो। तो आप जो भी बोल रहे हो वहीं पे कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, देन थर्ड है इनविजिबिलिटी या फिर डिस्टेंस। अगर किसी से बात कर रहे हो अगर वो बहुत दूर है तो तभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। फोर्थ है इल हेल्थ। अगर किसी का पेट दर्द कर रहा है और आप उसी टाइम उसको कुछ बोल रहे हो, पढ़ा रहे हो, अगर एक बच्चे का सर दुख रहा है या फिर पेट दुख रहा है उस टाइम अगर आप उसको पढ़ा रहे हो तो उस टाइम भी उस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। देन फिफ्थ है इम्प्रॉपर टाइम। किसी को नींद आ रहा है उस टाइम अगर आप उसको पढ़ाने बैठ जाओगे तो वो भी एक नॉइज़ क्रिएट करेगा जिसके वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। देन देखो अगर एग्ज़ाम अगर आया बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन तो ये जो इनविजिबिलिटी है, ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं इनको आपको थोड़ा थोड़ा करके डिस्क्राइब करना होगा। ओके, यहीं पे मैं बस आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, इन सारे पॉइंट को आप थोड़ा थोड़ा करके डिस्क्राइब करोगे। देन सेकंड है आपका लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज बैरियर पे आपके पहले पॉइंट आते हैं वर्बोसिटी एंड वर्बलिज्म। यानी आप जो बोले, सपोज मान लो कभी कभार टीचर बहुत ही तेज से बोलते हैं, मतलब बहुत मतलब धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोलते रहते हैं कि और इतना फास्ट बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को समझ में ही नहीं आता है। तो इतना तेज नहीं बोलना चाहिए। कभी कभार टीचर बहुत ही मतलब हाई साउंड पे बोलते हैं, इतना मतलब हाई साउंड पे बोलते हैं कि ऐसा लगता है कान फट जाएगा। तो इतना टोन पे भी नहीं बोलना चाहिए। और फिर कभी कभार क्या करते हैं टीचर, बहुत ही हाई मतलब इंग्लिश वर्ड को यूज़ करते हैं, मतलब बुकिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। अगर आप क्लासरूम पे इतना अगर बुकिश लैंग्वेज को यूज़ करोगे, बहुत डिफ़िकल्ट अगर वर्ड को अगर यूज़ करोगे तो तभी भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा, तो तब भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो वर्बोसिटी एंड वर्बलिज्म भी एक बैरियर है। ओके, आज हम सिर्फ बैरियर को ही डिस्कस कर रहे हैं। देन सेकेंड है लैंग्वेज इनएडिक्वेसी। तो स्टूडेंट को जो लैंग्वेज समझ में आता है आप उसी लैंग्वेज पे ही समझाओ। ओके, अगर आपको इंग्लिश आती है पर बच्चे को अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप इंग्लिश पे मत पढ़ाओ। जो भाषा स्टूडेंट्स को समझ में आती है आप उसी भाषा पे ही बच्चों को पढ़ाओ। देन नेक्स्ट है अनक्लियर ग्राफिक्स एंड सिंबल। अगर आप कुछ लिखे हो, सपोज आंसर पेपर पे कुछ लिखे हो और वो बहुत ही अगर गलत हैंड राइटिंग से लिखे हो, अगर आपके ग्राफिक मतलब आपके अगर हैंड राइटिंग अगर ठीक नहीं है तो तब भी टीचर को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो ये भी एक बैरियर है। सिंबल का मतलब यहीं पे है कि अगर आप लिखते टाइम अगर कुछ ऐसे सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हो जो कभी यूज नहीं होते हैं या फिर वो आपकी मन की सिंबल है तो ऐसा वाला सिंबल भी मत यूज़ करो। जैसे कभी कभार हम कुछ लिखते रहते हैं और बीच पे अगर कुछ छूट जाता है तो ऐसे हम लोग एक सिंबल बना के ऊपर लिख लेते हैं। पर अगर मान लो आप इस तरह का सिंबल देते हो, जनरली यही सिंबल ही यूज़ करते हैं सब कोई, पर अगर मान लो आप ऐसा वाला सिंबल देते हो तो टीचर को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप ऐसा सिंबल मत यूज़ करो जो आपकी मन की सिंबल है या फिर वो रियली यूज होते हैं। ओके, बैरियर साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी किससे रिलेटेड रहता है? ब्रेन से रिलेटेड रहता है। अगर मान लो मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ पर आपके दिमाग में अभी गुस्सा भरा पड़ा है तो मैं जो भी बात करूँगी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप मेरे बात पे इंटरेस्ट भी नहीं लोगे। तो यहीं पे क्या हो रहा है, साइकोलॉजी एक बैरियर की तरह काम कर रहा है।
तो आप जिससे भी बात कर रहे हो तो थोड़ा पहले देख लो कि सामने वाले का मूड कैसा है। ओके, ज़्यादा गुस्से पे तो नहीं, या फिर उसके दिल दिमाग पे कोई दुख भरा तो नहीं है। तो एंगर, सैडनेस, ये भी एक बैरियर की तरह काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बैकग्राउंड बैरियर। बैकग्राउंड बैरियर पे 2 पॉइंट आते हैं। पहला है प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जैसे मान लो आपको कोई चैप्टर पढ़ाना है स्कूल पे, तो आपको पहले ये देखना होगा उस टॉपिक के बारे पे बच्चे को मतलब पहले से कुछ पता है या नहीं। मतलब अगर पहले से कुछ पता है तो पहले वाले नॉलेज को आप थोड़ा एक्यूमुलेट करो, प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा डिस्कस करो, तभी आप मेन टॉपिक पे आओ। ओके, डायरेक्टली अगर आप मेन टॉपिक को अगर पढ़ाने लग जाओगे तो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको पहले प्रीवियस नॉलेज भी थोड़ा देखना होगा। ओके, जैसे क्लास 8 पे अगर आप पढ़ा रहे हो, कोई टॉपिक है, तो आप पहले उनको बोलो कि अच्छा क्लास 7 पे भी हम लोग ऐसा पढ़े थे। मतलब थोड़ा प्रीवियस नॉलेज को भी थोड़ा मतलब लाओ, उसके बाद ही आप मेन टॉपिक पे आओ। देन है एक्सपीरियंस। बच्चे किस चीज़ को एक्सपीरियंस अगर किए हैं तो उस एक्सपीरियंस को पहले डिस्कस करो, फिर मेन टॉपिक पे आओ। जैसे एसिड बेस अगर आपको पढ़ाना है तो आप पहले उनको बोलो कि कभी नींबू खाए हो क्या, कभी मतलब उसको चखे हो क्या, मतलब ऐसे कुछ मतलब बैकग्राउंड चीज़ें बोलो, कोई एक्सपीरियंस का बात करो, फिर आप मेन टॉपिक पे आओ। देन नेक्स्ट है कल्चरल डिस्पैरिटी। अगर कल्चर पे भी अगर बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, जैसे आप सपोज आप टीचर हो तो आपका और स्टूडेंट्स का अगर कल्चर पे अगर बहुत डिफरेंस है तो तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। ओके, देन नेक्स्ट है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप का मतलब है आप अगर मान लो अभी 18 साल के हो और किसी से बात कर रहे हो, उसका एज है 90, तो यहीं पे क्या हो रहा है, बहुत एक बड़ा जनरेशन का गैप है। मतलब आपको उसकी बातें अच्छी नहीं लगेगी, उसको आपकी बातें अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि सब कोई अपने अपने जनरेशन की बात करेंगे। तो जनरेशन गैप के कारण भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। देन नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। यहीं पे कुछ पॉइंट आते हैं। जैसे पहला पॉइंट है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आप अपने स्कूल पे बहुत एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन रखोगे तो तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि सभी के मन पे तो डर भरा रहेगा। कोई अपने थॉट्स को, आइडिया को ठीक से शेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि सभी के मन में डर भरा पड़ा रहेगा। तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ये स्कूल पे नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर रूल्स एंड रेगुलेशन करोगे तो कोई भी मतलब अपने थॉट्स को, अपने इमोशन को ठीक से शेयर नहीं करेगा। द नेक्स्ट है हायरकर रिलेशनशिप। तो देखो, कोई भी इंस्टीट्यूट आप ले लो, स्कूल ले लो, बिजनेस ले लो, कोई एक बहुत बड़ा रहता है और कोई बहुत छोटा रहता है। जैसे हम अभी स्कूल का एग्जांपल लेंगे। स्कूल पे जो सबसे बड़े रहते हैं वो होते हैं आपके प्रिंसिपल, और जो सबसे जो लोअर रहते हैं वो होते हैं आपके स्वीपर, या फिर जो गार्डन को देखते हैं। ओके, गार्डनर रहते हैं। तो जब ये दोनों बात करेंगे, मतलब पूरा ऊपर वाला और पूरा नीचे वाला जब बात करेंगे, तो तब भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती है। ओके, क्योंकि इनके मन पे डर भरा रहेगा कि अगर हम कुछ बोल देंगे तो शायद हमको जॉब से निकाल देंगे। फिर प्रिंसिपल भी उसका एक अपना ही रहेगा कि मुझे मतलब थोड़ा रहते हैं, थोड़े प्रिंसिपल लोग थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं, थोड़ा अपने पोजीशन को थोड़ा ध्यान देते हैं। तो ऐसे मतलब रिलेशनशिप पे भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होते हैं। देन है लैक ऑफ कोऑपरेशन। तो ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल और स्वीपर हर एक स्कूल पे ऐसा ही रहता है, क्योंकि कभी कभार प्रिंसिपल भी बहुत सपोर्टिव टाइप के रहते हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव टाइप के रहते हैं। मैं बस आपको एक एग्जांपल दी कि ऐसा होता है, मतलब ये भी एक टाइप का बैरियर है। पर हर एक स्कूल पे, हर एक कॉलेज पे ये नहीं होता है। कभी कभार प्रिंसिपल भी बहुत अच्छे रहते हैं। ओके, सो कोऑपरेटिव अगर हैं तो तभी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, पर अगर कोऑपरेशन अगर नहीं है तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है। देन नेक्स्ट है रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडिया। अगर आप गलत मीडिया का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो तब भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता है। मान लो आपका किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, ओके, और वहीं पे आपकी ही गलती है, और आप व्हाट्सएप पे बस मैसेज कर रहे हो कि आई एम सॉरी। तो ये देखो, अभी यहीं पे क्या कर रहे हो आप, रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडिया। यहीं पे क्या करना चाहिए आपको, आपको उसके घर जाना चाहिए या फिर फेस टू फेस बात करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है और आपसे ही गलती हुई है। तो आप रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडिया को मत लो। ओके, मतलब आप जब भी किसी के साथ बात कर रहे हो तो मीडिया को भी आप चॉइस पे रखो कि कौन सा मीडिया अभी के लिए ठीक रहेगा। देन आपका लास्ट है ग्रुप साइज। अगर क्लास में अगर बहुत भी बच्चे हैं तो तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती है, या फिर क्लास में अगर बहुत भी कम है तो तभी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होती है। ओके, सो ये कुछ बैरियर थे जो कम्युनिकेशन के हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।